दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCSA बस्ती में। दोस्तों आज विधायिका का आपका आखिरी क्लास है। इसके पहले आप लोगों ने विधायिका के लगभग 5-6 वीडियोस किए और जिसमें आपने लगभग सारी विधायिका के जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जितनी संभावनाएं थी, ये निश्चित तौर से वो सॉल्व हो चुके हैं। अब इतना करने के बाद आपकी एक अच्छी स्थिति बन चुकी है और कोई भी परीक्षा होगी उसमें निश्चित तौर से आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे यदि आप इसको सही ढंग से रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि सारे सेगमेंट भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो। ज्योग्राफी के वीडियोस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस के जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, निश्चित तौर से आपका जीएस पे एक अच्छी कमांड बनती चली जा रही होगी। आगे चल करके हम लोग जीएस के और भी सेगमेंट्स को लेकर के आएंगे और जिसमें आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आप लोगों को साइंस एंड टेक और तमाम सारे जो सेगमेंट हैं उन सब भी सेगमेंट्स के प्रश्न आपको मिलेंगे और साथ ही साथ CSET के भी पार्ट्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले ये कवर हो जाएगा, देन इसके बाद हम लोग उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्नों की श्रृंखला है और उस प्रश्नों की श्रृंखला में सिविक्स के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए क्या आज के डेट के प्रश्न हैं जो आपके कितने उपयोगी हैं, ये सब देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देते हैं मित्रों। पहला प्रश्न आपका है, भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय वाचन में क्या होता है। ठीक है, द्वितीय वाचन में क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है दोस्तों, तो कृपया आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो द्वितीय वाचन के अंतर्गत क्या होता है। पहला कह रहा है, यह विधेयक को सदन में प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था होती है। यह विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था होती है। व्यवस्था नहीं, अवस्था होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, अवस्था है। अवस्था होती है। और दूसरा कह रहा है आपका, विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाता है और उसमें संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दूसरा आपका है। तीसरा कह रहा है आपका, भाषा संबंधी संशोधनों को छोड़कर कोई मौलिक संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता है। और अगला प्रश्न चौथा है आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना था कि भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय वाचन में क्या होता है। ठीक है, तो जान लीजिए द्वितीय वाचन की प्रक्रिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है और इसी चरण में विधेयक पर काफ़ी विस्तार से चर्चा होती है और उसमें संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है तथा उसमें संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सेगमेंट जो दूसरा ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। क्या होता है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी से सभी सही नहीं हैं, तो यही केवल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धन विधेयक के घटकों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा धन विधेयकों के घटकों में शामिल नहीं है, ये आपको जवाब देना है। चलिए देखते हैं कि क्या शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या क्या शामिल है, अगर आप जान गए तो फिर क्या नहीं शामिल अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जवाब दीजिए फटाफट, प्रश्न आपके सामने है। किसी कर का अधिरोपण, परिहार या परिवर्तन, ठीक है, क्या ये शामिल है धन विधेयक के घटकों के अंतर्गत। दूसरा है, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, क्या यह शामिल है। तीसरा कह रहा है, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना, क्या यह है शामिल आपका धन विधेयक के घटकों में, यह शामिल है या नहीं। चौथा है, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपण, उत्साधन या विनियमन का उपबंध करना, ये उपबंध, तो क्या इसमें शामिल है और आपको ये बताना है। उपबंध शामिल नहीं है ना, सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कर एवं धन का अधिरोपण, परिहार और परिवर्तन, ठीक है, ये धन के विधेयक घटकों में शामिल है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, ये भी आपका धन विधेयक के अंतर्गत शामिल है। किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। बट इसमें किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपण, उत्साधन और विनियमन का उपबंध करना, ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। तो से सभी सही है, ये आपके एक गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा प्रश्न सही नहीं है। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से बताना है कोई एक सही नहीं है। विनियोग विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 117 में है।
दूसरा कह रहा है संचित निधि से राशि निकालने से संबंधित होता है। संचित निधि से राशि निकालने से संबंधित होता है। संचित निधि से धन, यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों विनियोग विधेयक, ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया है दोस्तों। संचित निधि से राशि निकालने से संबंधित होता है, नहीं, विनियोग विधेयक यहाँ पर शब्द थोड़ा और होगा, विनियोग विधेयक। अब ये सेंटेंस सही हुआ। विनियोग विधेयक संचित निधि से राशि निकालने से संबंधित होता है, ये दोस्तों त्रुटि हो गई थी प्रश्न ऑप्शन लिखने में, ऑपरेटर से ये गलती हो गई थी। होना चाहिए था विनियोग विधेयक संचित निधि से राशि निकालने से संबंधित होता है। ठीक है। तीसरा है प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं सिवाय इसके कि विनियोग विधेयक आर्टिकल 117 में है, जबकि अनुच्छेद 114 में 114 में जो है विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, विनियोग विधेयक का संबंध अनुच्छेद 114 से है, ना कि 117 से है। ठीक है, आपका ये चीज़ आप जान लीजिए अच्छी तरीके से। और आप जानते हैं अनुच्छेद जो है 110 जो है वो क्या है, धन विधेयक से है, और आपका अनुच्छेद 117 जो है, ठीक है, तो अनुच्छेद 117 जो आपका था वो किससे संबंधित, वित्त विधेयक से संबंधित है। 110 धन विधेयक और 117 वित्त विधेयक और 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है दोस्तों। तो यही आपका पहला गलत हो जाएगा, बाकी सभी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी सभी गलत होंगे, तो यही आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सभी क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। सभी क्षेत्रों को जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, पहला ये है। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में स्थान आवंटन किए गए हैं। नहीं भाई, ये तो अनुसूची 4 में वर्णित किया गया है, 3 में नहीं किया गया है। 3 में आपका क्या है, जो है शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो है गणमान्य लोगों के, बड़े लोगों के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ये तो गलत हो गया आपका। चलिए तीसरा कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व के, नहीं भाई, जिसकी जनसंख्या जिस राज्य की ज़्यादा है उसके प्रतिनिधि ज़्यादा हैं, तो यह भी स्टेटमेंट करेक्ट बिल्कुल नहीं है, और दूसरा भी नहीं करेक्ट है। चौथा कह रहा है आपका राज्यसभा में चुनाव के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था लागू है। नहीं भाई, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ये व्यवस्था की गई है, और जो है 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, और इससे पहले गुप्त मतदान की व्यवस्था थी पहले, अभी नहीं रह गई है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए खुले मतदान की व्यवस्था की गई है। खुले मतदान की व्यवस्था कब से की गई है, 2003 से। ठीक है, 2003 में जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसमें संशोधन करते हुए राज्यसभा के चुनाव के लिए खुले मतदान की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। केवल सही आपका कथन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब सभी क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है। केवल ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां विधानसभा अस्तित्व में है, ठीक है, उन्हीं को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला है, बाकी सभी को नहीं दिया गया है दोस्तों। बाकी केंद्र शासित जो 8 प्रदेश हमारे हैं इस वर्तमान समय में, उनमें जम्मू एंड कश्मीर को अगर हम ले लें, दिल्ली और पुदुचेरी को ले लें, तो 3 ही केवल हैं, बाकी 5 जो केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। तो इस नाते ये कह रहा है प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, यही करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों? चलिए बताइए, प्रश्न करिए, जवाब दीजिए। अनुच्छेद 85(1), दूसरा है अनुच्छेद 85(3), तीसरा है अनुच्छेद 85(4) और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 85(5). ठीक है,
अनुच्छेद 85(5) जो है ये आपका जवाब है। बताइए जवाब क्या होगा इसमें से करेक्ट, बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों कि संसद के, ठीक है, दोनों सत्रों के मध्य में, ठीक है, कि संसद के किसी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों में से किसी की बात हो रही है, एक सत्र से दूसरे सत्र के 3 सत्र होते हैं। आप जानते ही हैं कि आप बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य में अधिकतम 6 माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, ये अनुच्छेद 85(1) कहता है दोस्तों। चलिए, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको सही बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कौन से कथन की सही है। कह रहा है संसद को में बजट को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अरे भाई बजट कैसे पेश किया जा सकता है, बजट जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है, तो गलत हो गया आपका। दूसरा कह रहा है संसद में किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। चलिए जवाब अभी नहीं देंगे हम, आप आगे बताइए फिर हम जवाब देंगे। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जवाब कौन सा होगा आपका, क्या जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि संसद में किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, 2/3 बहुमत के साथ अगर किसी भी सदन में पारित कर दिया गया तो अगले सदन में चला जाएगा वो, ठीक है। और इसके प्रस्ताव के लिए भी कुछ बातें हमने बताई है नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में, जो कि आप हमको जवाब बिल्कुल लिखिए कमेंट बॉक्स में। कितने सदस्यों का प्रश्न मेरा ये है कि कितने सदस्यों के द्वारा किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, मतलब सहमति होगी तब प्रस्ताव जो है सदन में रखा जाएगा। तो कितने सदस्य राज्यसभा में और लोकसभा में कितने सदस्यों की बात कही गई है, जवाब आप फट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। जी नहीं, राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं, बल्कि स्पीकर महोदय करते हैं। कौन से स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 118(4) के तहत ये आप प्रावधान किया गया है। चलिए अगला इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो यही आपका जवाब हो जाएगा, गलत आपका आंसर आ गया इसमें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसदीय समितियों के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, जवाब दीजिए फटाफट। कह रहा है कि प्राक्कलन समिति सबसे पुरानी संसदीय वित्तीय समिति है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मंत्रीगण इन समितियों के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तीसरा कह रहा है इन समितियों के सभापति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और चौथा कह रहा है इन समितियों की सिफारिश से बाध्यकारी होती है। इन समितियों की सिफारिश से बाध्यकारी होती है, ये क्या कह रहा है, बाध्यकारी होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो संसदीय समिति है ना, संसदीय समितियों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो बताना है आपको, तो संसदीय समिति जो है समिति में कोई भी सदस्य जो है समिति सदस्य नहीं होता, मंत्रीगण इस समितियों के सदस्य नहीं होते हैं। यही ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। किसी समिति के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। और जान लीजिए सबसे पुरानी जो समिति कह रहा है, प्राक्कलन समिति सबसे पुरानी नहीं है, बल्कि लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है दोस्तों। सबसे पुरानी कौन है, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है, संसदीय समितियों में से एक है, ठीक है। और कह रहा है कि चौथा कह रहा है इन समितियों में सभापति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये जान लीजिए कि सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, ना कि राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों। यहाँ पर किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं समितियों के सदस्य, तब ये करेक्ट हो जाता। और ये कह रहा है कि जो है इन समितियों की सिफारिश से बाध्यकारी होते हैं। नहीं, इन समितियों की सिफारिश नहीं होना, सिफारिशें होना चाहिए दोस्तों, यहाँ त्रुटिपूर्ण है। इन समितियों की सिफारिशें, अच्छा एक ही में वो ये सेंटेंस यहाँ हो जाए, सिफारिशें,
सिफारिशें, ये ऐसे होना चाहिए, सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं, जी नहीं, बाध्यकारी नहीं होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। अगर ये होता तो करेक्ट हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरह से प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति में लोक लेखा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी कौन सी समिति है दोस्तों कि जो है जिसमें दोनों के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति के बारे में कह रहा है, तो लोक लेखा समिति में क्या होते हैं, नहीं भाई 22 सदस्य होते हैं, 15 आपके लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं, जो कि ये गलत हो गया। क्या कह रहा है, सदस्य होते हैं, हाँ दोनों, तो ये सही हो गया दोस्तों, ये सही हो गया, दोनों के सदस्य होते हैं। फिर लोक उपक्रम समिति कह रहा है, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, और आपके यही प्रक्रिया उसमें भी 15/7 की चलती है। तीसरा कह रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति जो है ये आपका दे रहा है, ठीक है, तो इसमें भी होते हैं, दोनों समितियों के सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। और ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी सही हैं दोस्तों, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं हैं। किस मामले में आपको बताना है कि शक्तियां समान नहीं हैं। तो कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करना तथा पारित करना। बिल्कुल संविधान संशोधन विधेयक को समान नहीं है, नहीं जो है दोनों सदनों से पारित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक, तो बिल्कुल ये जो है इसमें शक्तियां समान नहीं है, इसमें शक्तियां समान है, बिल्कुल ये सही है आपका। साधारण विधेयक को आरंभ करना, साधारण विधेयकों को आरंभ करना, इसमें भी शक्तियां समान आपकी दी गई हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करना तथा उसके विरुद्ध महाभियोग लगाना, इसमें भी शक्तियां समान हैं। फिर कह रहा है राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने का संकल्प लाना, संकल्प पालन करना, संकल्प पारित करना, दोस्तों पालन नहीं होगा, गलत हो गया यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा आपसे, पारित करना। तो ये आपका प्रश्न जो है यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों में शक्तियाँ समान हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो है संकल्प पारित करने की जो शक्ति है वो लोकसभा के पास अधिक है दोस्तों, ठीक है। तो जान लीजिए लोकसभा राष्ट्रीय आपात के जारी करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए कुल सदस्यों के 1/10, ठीक है, 1/10 सदस्य द्वारा लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर तब इसकी समाप्ति पर विचार किया जा सकता है। तो यानी शक्तियाँ जो है समान नहीं है, ठीक है, और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त नहीं है। कुल मिला के बात यही समझ लीजिए कि आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा को समान शक्तियाँ नहीं प्राप्त। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए रखा गया है, न कि किसी और चीज़ के लिए, ठीक है, इस कारण से ऐसा है। और जनता का सदन तो है नहीं प्रत्यक्ष रूप से, ये जनता के प्रतिनिधियों का सदन तो है नहीं, ये राज्य के प्रतिनिधियों का सदन है राज्यसभा। अगला कह रहा है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। कह रहा है वह पिछली लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है जो उसे शपथ दिलाता है, ठीक है। देखिए प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना वो ये, चलिए मैं पहले प्रश्न को देख लेता हूँ, आप जवाब दीजिए, आप जिनको जानकारी है दोस्तों जवाब दें, फिर मैं डिटेल दे रहा हूँ। इस पद के, दूसरा है इस पद के लिए संबंधित संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है वह नई चुनी गई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है जिसमें संसद सदस्य द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तीसरा कह रहा है यद्यपि पद अस्थायी है जो अध्यक्ष के नियुक्त होते समाप्त हो जाता है, लेकिन यह एक संसद सदस्यों को शपथ दिलाने का तथा सदन में नए अध्यक्ष का चुनाव करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो बताना आपको है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखिए मित्रों जवाब जल्दी से आप लोग दीजिए, फटाफट दीजिए। चलिए जो मैंने बहुत डिटेल में बताया कि प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य है ना दोस्तों, वो क्या करता है कि अपने सदन का जब कोई सरकार गठित होकर के आ जाती है ना, तो वो क्या करती है कि जब नई लोकसभा चुनकर के आती है तो सभी सदस्य आते हैं, उपस्थित होते हैं। उस समय क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उस सदन का, उस समय उसको तत्काल से सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए उसको तात्कालिक अध्यक्ष बना दिया जाता है।
और उस तात्कालिक अध्यक्ष का कार्य सिर्फ यही होता है कि जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाए और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करे, नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करे, यही उसका काम होता है प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है। ना कि पिछली लोकसभा, और इसमें देख रहा है जैसे वह पिछली लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है जो कि उसे शपथ दिलाता है, ये गलत कह रहा है। उसको जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तथा शपथ जो दिलाने का कार्य संपन्न जो करता है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इस तरह से इनका प्रश्न का जवाब है, यहाँ पर पिछली लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है जो कि शपथ दिलाता, बिल्कुल नहीं, यहाँ राष्ट्रपति होता तो करेक्ट हो जाता आपका, ठीक है, कराई जाती है तो ये करेक्ट आपका हो जाता, ठीक। तो ये आपका गलत हो गया, बाकी सभी सही दोस्तों कथन दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में लोकसभा के गठन को पारित करते हुए कुछ मौलिक बातें सुनिश्चित किए हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कह रहा है आपको कि संविधान में लोकसभा के गठन को परिभाषित करते हुए कुछ मौलिक बातें सुनिश्चित किए हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कोई एक कथन गलत है, लोकसभा के गठन को परिभाषित करते हुए कोई एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही होंगे। पहला कह रहा है दोस्तों, अंतर्राज्य समानता होती है, अंतर्राज्यीय समानता होना चाहिए था दोस्तों, शब्द यहाँ पे थोड़ा सा अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय इसको ऐसे होना चाहिए, राज्यीय, ठीक है। अंतर्राज्यीय समानता होती है अर्थात विभिन्न राज्यों के बीच, ठीक है, राज्यों के बीच एक समान प्रतिनिधित्व होता है। तो कह रहा है लोकसभा के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। थोड़ा बड़ा है इस नाते मैं जवाब यहीं देते चल रहा हूँ दोस्तों। जो दोस्त हमारे जवाब देना चाहते हैं वो बिल्कुल दे सकते हैं, पढ़ करके इसको जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राज्य समानता होती है, अंतर्राज्यीय समानता होती है, फिर वही शब्द त्रुटिपूर्ण है, अंतर्राज्यीय समानता होती है अर्थात राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व की समानता होती है, ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व छोड़ा नहीं जाता, हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है, इसको भर दिया जाता है दोस्तों, प्रतिनिधित्व छोड़ा नहीं जाता है, ये भी सही है, लेकिन अब तो एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। वो तो आगे के प्रश्न में हमने बताया, पिछले प्रश्नों में, आगे भी जहाँ मिलेगा उसके जवाब हम देंगे आपको। और चौथा कह रहा है इसमें, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त लोगों के प्रतिनिधित्व का स्थान होता है। भाई लोकसभा में कहाँ होता है भाई, ये तो राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं ना, तो ये लोकसभा के बारे में यहाँ पे पूछा है। देखिए कह रहे हैं ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान में लोकसभा गठित परिभाषित करते हुए मौलिक बातें सुनिश्चित किए गए हैं, तो यही चौथा जो है स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा, ये बात नहीं कही गई है, राज्यसभा के संदर्भ में कही गई है, गलत है दोस्तों ये जवाब। यानी कि गलत जवाब का मतलब ये है कि आपका ऑप्शन जो चौथा है वो करेक्ट नहीं है। अगला है दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इस प्रावधान का अर्थ क्या है, ठीक है, इस प्रावधान का अर्थ क्या है। देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब ये है कि अगर मंत्रिपरिषद जो है कोई भी, एक तरह से कहिए कि कोई भी प्रस्ताव लेकर के आती है, कोई भी प्रावधान करती है, अगर सरकार लोकसभा में अपना जो है वो पारित नहीं करा पाती है, तो इसका मतलब माना जाता है कि सरकार जो है अल्पमत में आ चुकी है, और उस तरह से स्थिति फिर टोटल पूरे सदन को जिम्मेदारी हो जाती है कि वो फिर बहुमत में नहीं रह गया। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका प्रावधान का अर्थ ये है कि सरकार मतलब जो है अगर बहुमत में नहीं है, कोई विधेयक कोई भी मंत्री लेकर के आता है, सरकार लेकर के आती है, अगर वो पारित नहीं करा पाती है, तो इसका मतलब माना जाता है कि सदन में उसका बहुमत नहीं रह गया है और वो सामूहिक रूप से फिर जिम्मेदार हो जाती है। सदन में अगर बहुमत नहीं है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए सरकार बनाते समय बहुमत रहता है और कोई कानून आप बनाने जा रहे हैं और उसमें बहुमत नहीं रहेगा, तो फिर आपका मतलब क्या रह गया है, यानी कि आप अल्पमत में आ गए, तो फिर इसके मतलब आपके सरकार चली जाएगी, नहीं सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए, तो इसमें आपको जवाब क्या देना है,
कि लोकसभा के सामूहिक उत्तरदायी है, इस प्रावधान का अर्थ क्या है। कह रहा है यदि सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। जी हाँ, ये इसका सीधा सीधा यही अर्थ निकल आता है कि सरकार अगर विश्वास खो देती है तो उसे अपने मंत्री पद से जो है त्यागपत्र देना, मतलब त्यागपत्र अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ता है। यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये कह रहा है उत्तरदायी, नहीं देखिए यहाँ पर है लेकिन इसका अर्थ पूछा है ना, उत्तरदायी होता है, इसका प्रावधान का अर्थ क्या है। तो प्रावधान का अर्थ सीधा सीधा यही पहला आपका बन जा रहा है दोस्तों, तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए मैं पढ़ लेकिन दे रहा हूँ आपको। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच सेतु का कार्य करती, बिल्कुल नहीं करती, गलत बात कह रहे हैं। फिर कह रहा है मंत्रिपरिषद के, बल्कि ये होता है क्या, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री सेतु का कार्य करता है, ये कहा जाता तो सही है। या संसद के बीच कहते हैं मंत्रिपरिषद सेतु का कार्य करती है, या बिल्कुल सीधे प्रधानमंत्री कहते हैं मंत्रिपरिषद के और राष्ट्रपति के बीच सेतु का कार्य करती है, तो ये सही रहता है आपका। मंत्रिपरिषद के सामूहिक प्रस्ताव से ही लोकसभा की शक्तियों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। देखिए ये सही है या गलत है, इस पे जोर नहीं देना है। यहाँ पर लोग जो पूछा था कि मतलब जो है सामूहिक उत्तरदायित्व जो है लोकसभा में प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रूप से उत्तरदायी है, इस प्रावधान का अर्थ क्या पूछा था, तो सीधा आपका पहले मैंने बता दिया पहला है। बाकी सही या गलत है वो अलग विषय है, उसका अर्थ ये नहीं होगा, ठीक है, ये बताना है यहाँ पे, वरना कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संसद की न्यायिक शक्ति नहीं है। तो संसद की न्यायिक शक्ति कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। संसद की न्यायिक शक्ति नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश कर सकती है। राष्ट्रपति से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश कर सकती है। तो क्या कह रहा है, संसद की न्यायिक शक्ति, अच्छा संसद के बारे में कह रहा है कि संसद जो है राष्ट्रपति से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश कर सकती है। तो ये बिल्कुल कर सकती है भाई, ये तो सही है आपका। पूछा है सही नहीं है, तो ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। कह रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र को विनियमित कर सकती है तथा दोनों या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, ये कह रहा है। तो ये देखिए क्या है कि राष्ट्रपति ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो है संसद की न्यायिक शक्ति नहीं आएगी भाई। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र को विनियमित कर सकती है, नहीं, न्याय क्षेत्र को विनियमित कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्चतम न्यायालय का गठन कर सकती है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि संसद जो है तो दोस्तों ये आपकी ये जो बातें बताई गई हैं ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत नहीं है, ये कार्य के अंतर्गत है। मैं आपको बता दूं कि जो संसद की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो पहली बात जान लीजिए कि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकती है, ये कौन न्यायिक शक्ति है, नंबर 1 है। दूसरी न्यायिक शक्ति के बारे में देख लीजिए, यह उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, ये दूसरी न्यायिक शक्ति के अंदर रख सकते हैं नंबरिंग में आप। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, ठीक है, न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महालेखा परीक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक को हटाने की सिफारिश कर सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है आपको। और मुख्य न्यायालय जो है मुख्य न्यायाधीश जो हैं CGI, इनको भी हटाने की सिफारिश कर सकती है, ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। और अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए मानहानि के लिए दंडित कर सकती है, ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो अन्य शक्तियाँ हैं संसद के अन्य कार्यों के अंतर्गत आपको क्या आ जाएगा, यह देश में उच्चतम विचारशील नियम निकाय के रूप में कार्य करती है और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर संसद की बात करेंगे और क्या है जो है शक्तियां, जो कार्य इसके क्या हैं, यह सभी 3 तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय, प्रांतीय, वित्तीय, ठीक है, को स्वीकृति दे सकती है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है,
की जाती है, मतलब की जा सकती है, मतलब क्या करती की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके कार्य हैं बाहरों के, जैसे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के संगठन का क्षेत्राधिकार को नियंत्रित कर सकती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ये आपकी कैसे अन्य शक्तियों के अंतर्गत आपका आ गया, जो कि जवाब में इसमें आपका बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका दूसरा ही आपका शक्ति नहीं है, जो न्यायिक शक्ति पूछा है, न्यायिक शक्ति नहीं है। ये आपका कौन सा शक्ति है, आपका शक्ति और कार्य और शक्तियों को शामिल के अन्य शक्तियों के अंतर्गत ही आएगा, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, उसमें और भी है तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अच्छा चलिए, संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकती है। ये तो ला सकती है, लेकिन ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। पूछा है न्यायिक शक्ति नहीं है, तो न्यायिक शक्ति केवल वही है, ये न्यायिक शक्ति हो गया। अपने विशेष अधिकारों के हनन की अवमानना के लिए अपने सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित कर सकती है, बिल्कुल ये है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आपका आएगा। न्यायिक शक्ति केवल दूसरा ही नहीं है, अन्य शक्तियों के अंतर्गत है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है। ठीक है, अखिल भारतीय की सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है। पहला कह रहा है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के किसी आदेश द्वारा। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति के किसी प्रस्ताव द्वारा। तीसरा कह रहा है लोकसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा। और चौथा कह रहा है राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा। ठीक है, तो निश्चित तौर से आप जानते हैं कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा जो है कौन, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान कर सकती है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का कर सकती है, तो कौन सा इसमें कहा गया, तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। तो इसके बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई है पिछले प्रश्नों में, तो यहाँ बहुत डिटेल नहीं करना उचित है। अगला है सांसद। ठीक है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करिए। तो इसमें आपको सही कथन का चयन आपको करना है कूट के आधार पर। 2 कथन दे रहे हैं और दोनों कथनों में कौन सा आपका सही है यह बताना है। तो कह रहा है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, कह रहा है इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, तो ये बात बता रहा है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत 2014 में कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह परियोजना सांसदों को उसके निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कार्य की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है, ताकि पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि क्षेत्रों में कार्य किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट आपका जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है इस योजना यानी कि जो ये योजना बनाई गई है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये 2014 में ना शुरू हो करके दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी 1993-94 में। 1993-1994 में ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कूट सही होगा वो दूसरा राइट हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का सही कथन। ठीक है, निम्नलिखित का ये उल्लेख थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए, निम्नलिखित कथनों। ठीक है, कथनों का पर विचार कीजिए या चयन करिए, ये आपको बताना होगा। ठीक है, निम्नलिखित सही कथन का चयन कीजिए, अभी ये करेक्ट हो सकता है ऐसे। ठीक है, कह रहा है कि सही कथन कौन से, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई है। तो भैया ये सही है क्या, अरे नहीं भाई, क्या 552 की गई थी ना, 552 और अभी 585 हैं। ठीक है, तो ये की गई थी, तो गलत हो जा रहा है दोस्तों। 552 जो है 552 पहले निर्धारित की गई थी, अभी जो संविधान संशोधन किया गया है जिसके तहत एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटा दिया गया, उस आधार पर देखा जाए तो लोकसभा में जो है 2 सदस्य निर्वाचित होते थे, जो अब नहीं रह गए, तो 550 हो गया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। दूसरा कह रहा है राज्य विधायिका की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमशः 500 और 50 निर्धारित की गई है। नहीं भाई, अधिकतम 500 और मिनिमम 60 निर्धारित की गई है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ राज्य अपवाद है, जवाब देना चाहें तो आप देख सकते हैं, सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है और पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी सदस्यों की संख्या जो है बताई गई है, कम बताई गई है। अब कितनी है, 32 सदस्य हैं, जो कि आपकी विधानसभा जो न्यूनतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा में बताई गई है वो सिक्किम,
सिक्किम, सिक्किम की 32 है दोस्तों। मिजोरम की आपकी 40 है। गोवा की भी आपकी 40 है, ठीक है। और इसके अलावा आपका बचता है पुदुचेरी की जो सदस्य संख्या 30 है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली भी आप ले लीजिए, दिल्ली की सदस्य संख्या विधानसभा की 70 है। तो ये जो ऐसे सदस्य हैं संख्या है जिनकी एक तरह से कहिए 4 सदस्य ऐसे हैं जिनकी 60 से कम सदस्य संख्या वाले राज्य जो है आपका है। तो उसमें क्या है, पुदुचेरी है जिसमें 30 सदस्य हैं विधानसभा के, सिक्किम के 32 हैं, मिजोरम के 40 है और गोवा के 40 हैं। ये 4 राज्य केवल ऐसे हैं या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सदस्य संख्या 60 से भी कम है। दिल्ली की 70 है, ठीक है। और बाकी सभी की जो विधानसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है। ये आपका मानक है। ये 4 आपके अपवाद हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या कह रहा है, ये भी गलत आपका स्टेटमेंट हो गया। तो दोस्तों पहला दूसरा दोनों गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका है, कह रहा है संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बात नहीं है, ये क्या है, मंत्री बाध्य नहीं होगा दोस्तों, ये गलत लिखा है। मंत्री बाध्य नहीं है, बाध्य, ठीक है। मंत्री बाध्य नहीं है किन प्रश्नों के जवाब देने के लिए, कह रहा है संसद की कार्रवाई के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। कह रहा है प्रश्न काल, दूसरा कह रहा है शून्य काल, दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है दोनों, चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जान लीजिए दोस्तों कि शून्य काल के प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो है मंत्री परिषद बाध्य नहीं है, यानी मंत्री बाध्य नहीं है, कोई भी मंत्री बाध्य नहीं है। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल में मंत्रियों को तीखे प्रश्नों को के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बात रहती है। और शून्यकाल जो समय होता है में सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, ये प्रस्ताव रहता है। पर मंत्री उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उसका जवाब अगर उनके पास सटीक जवाब नहीं है तो अगला समय ले सकते हैं, इस नाते बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं है शून्यकाल के प्रश्नों को जवाब देने के लिए। 18 नंबर प्रश्न आपका है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो भी विनियम होना चाहिए। तो दोस्तों को जो भी नियम यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, नियम कामा लगना चाहिए, उपनियम, ठीक है, और उपविधि, ठीक है, आदि, ये ऐसा होना चाहिए दोस्तों। विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इस प्रत्यायोजन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ये आपका पूरा प्रश्न था, ठीक है, प्रयोग हो रहा है तो क्या है इसमें बताना आपको जो था जवाब, वो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। प्रश्न को 2 बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। ऑप्शंस है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, दूसरा है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, तीसरा आपका है नियम समिति, चौथा है सलाहकार समिति, ठीक है। तो इसमें जवाब आपका बिल्कुल फट से जवाब दीजिए फटाफट दोस्तों, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और जवाब हमको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके भी आप दे सकते हैं। तो ये आपका अधीनस्थ विधान समिति जो होती है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 19 नंबर का प्रश्न जो आपका है, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, ठीक है,
ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प कौन राज्यसभा पारित करेगा, तो राज्यसभा वाला होगा भाई। किसी राष्ट्र हित के कोई विषय है, अनुच्छेद 249 के तहत ये राज्यसभा को शक्ति दी गई है 249 के तहत कि राज्य सूची के किसी विषय पर जो राष्ट्रीय महत्व का हित का हो, ठीक है, उस पर वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा। और 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा पारित कर देती है किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए, तो संसद बिल्कुल आसानी से काम जो है कानून बना सकती है। ये इसका मतलब पूरा ये है जवाब होगा। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, लोकसभा द्वारा अपने संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए नहीं दोस्तों, ये लोकसभा की बात कह रहा है, तो बिल्कुल यहाँ गलत हो जाएगा ये। और कह रहा है लोकसभा द्वारा अपने संपूर्ण सदस्यों की, लोकसभा का नाम ही नहीं आएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा ये। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से, बिल्कुल नहीं, 2/3 बहुमत होना चाहिए, साधारण नहीं होगा बिल्कुल। फिर कह रहा है आपका राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, बिल्कुल सही आपका जवाब है, जो मैंने अभी आपको डिटेल बताया था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ही रोचक प्रश्न है ये भी है, जवाब दीजिए। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार किसको है भाई, बिल्कुल बताइए किसके पास ये है, कौन सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। कह रहा है सदन के पीठासीन अधिकारी को, फिर कह रहा है राष्ट्रपति के पास, फिर कह रहा है सदन के नेता के पास, तीसरा कह रहा है संसदीय कार्य समिति के पास। तो बिल्कुल बताइए, किसी भी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार सिर्फ उस सदन के पीठासीन अधिकारी को होता है। अगर राज्यसभा है तो उसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, बताइए जब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए हमको। ठीक है, और लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है, स्पीकर कहलाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, और राज्यसभा का क्या, पीठासीन अधिकारी कहलाता है। ठीक है, सॉरी सभापति कहलाता है, सभापति। ठीक है, जवाब आप जान गए होंगे। उपराष्ट्रपति को जानते हैं अपने पद का कोई वेतन मिलता नहीं, बल्कि राज्यसभा का सभापतित्व का यानी सभापति होने का वेतन उसको मिलता है, ये आपको मालूम रहा होगा। तो जवाब आपका 20 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये सेगमेंट भी आपको शेष सेगमेंट की भांति बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान के जो है वर्धन में काफ़ी सहयोगी रहा होगा। दोस्तों ऐसे ही अपना साथ, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, निश्चित तौर से हम लोगों की मेहनत एक दिन निश्चित तौर से रंग लाएगी। मेहनत लेकिन कंटिन्यू रहेगी, तभी यह संभव हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।